नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं जीवों में विविधता टॉपिक है और ये बॉटनी का प्रश्न है। ठीक है, आज हम बॉटनी वाला सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन जो हैं, तो एग्जाम में जो बार बार रिपीट करके ये प्रश्न को पूछा, उन प्रश्नों को हम इसमें लेके आए हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा। और आज हम इसमें कितने 40 प्रश्न करने वाले हैं और उसको बिल्कुल एकदम डिटेल में व्याख्या सही समझने वाले हैं। ठीक है, एकदम व्याख्या सही समझने वाले। कोई भी प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और ये आदित्य रंजन की सर की बुक है और जो है ना सेलेक्टेड है वो सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये बुक है, तो हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर उपयोगी लगे तो इसको ज़रूर हमारी वीडियो में चैनल में आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीवों में निकेन में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा जा सकता है? आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में ये प्रश्न पूछा। कितना? 2024 में ये आरआरबी टेक्नीशियन जो होता है उसमें एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी है विकास, ऑप्शन नंबर सी है पोषण और ऑप्शन नंबर डी है विलगन। ठीक है, 40 प्रश्न करने वाले हैं विथ व्याख्या सहित। लास्ट तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, जीवों में निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को विनाश से बचा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ये है विभिन्नता, विकास, तीसरा है पोषण, चौथा है विलगन। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा विभिन्नता। निकेत जो होता है किसी जीव या प्रजाति की, उसकी परिस्थिति तंत्र में उसकी भूमिका और स्थिति होती है। जो निकेत में विभिन्नता से तात्पर्य होता है कि एक ही प्रजाति में विभिन्न गुणसूत्र, कैसी एक ही प्रजाति होना चाहिए लेकिन जो गुणसूत्र हो ये अलग अलग होना चाहिए। साथ ही उनमें लक्षण, अनुवांशिक संरचना वाले जो जीव होते हैं उनमें सभी प्रकार का अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, मतलब परिस्थिति के अनुकूल वो परिवर्तित करते रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ऐसा कौन सा कारक है जो प्रजातियों के लिए प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? आरबी जेई में एग्जाम में पूछा, क्या है कब पूछा है? आरआरबी जेई 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है ताप, ऑप्शन नंबर बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्नता, ऑप्शन नंबर डी है निकेत। तो ये क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा विभिन्नता। इसके पहले हमने विभिन्नता वाले चैप्टर का जो अलग अलग उनके लक्षण हो, उनके गुण हो, आकृति हो और वो अनुकूल के अनुसार उसको परिवर्तित करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। अगला है ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन विटेकर द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो 5 वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में एग्जाम में पूछा हुआ है और ये 2024-21 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर है, ऐसा कौन सा है जो विटेकर ने 5 किंगडम वर्गीकरण को दिया था? तो ऐसा इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसने नहीं दिया था पूछा है। तो पशु के बारे में कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। तो किसके द्वारा नहीं दिया गया था? तो किसके द्वारा जो नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर प्रोटोजोआ था जो नहीं दिया था। विटेकर द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण इस प्रकार है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? तो प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, तो क्या है? कवक भी है, मोनेरा भी है, फंजाई मतलब कवक भी है, प्लांटी है पेड़ पौधे के अंतर्गत है, एनिमल मतलब जीव जंतु, ये आ जाएगा। लेकिन प्रोटोजोआ एक अधिक बीमारी है। ठीक है, क्या नहीं है बोला? तो प्रोटोजोआ नहीं है। मोनेरा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जो एक जीवी होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनको मोनेरा संघ में रखा गया है। प्रोटिस्टा क्या होता है? ये भी एक कोशिकी होती है और इनको यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फंजाई क्या होता है? फंजाई मतलब कवक, प्लांटी मतलब पेड़ पौधे, प्लांट मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधों का वर्णन किया गया और एनिमेलिया में किसका अंतर किया? जीव जंतुओं का वर्णन
किया गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटेका द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? इसके पहले हमने देख लिया, डबल पूछ लिया है। तो ये प्रोटोजोआ नहीं है, मतलब कवक, प्रोटिस्टा, ये पशु, ये भी है पशु मतलब एनिमेलिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों है और कौन सा नहीं है? तो ये प्रोटोजोआ नहीं है। अगला है पांचवा हमारा प्रश्न है, मेलपिगियन नलिकाओं की विशेषता है। तो मेलपिगियन नलिकाओं की क्या विशेषता है? तो आरआरबी एनटीपीसी CB2 में पूछा हुआ है, 2022 में जो पूछा है, तो 2022 का PYQ प्रश्न है। तो इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कार्डेटा, तो कि जो मेलपिगियन की नलिका की विशेषता इनमें से क्या है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ की है। मेलपिगियन जो नलिकाएं होती है आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में, जैसे कीट, आर्चिड, सेंटीपीड, इसमें पाई जाती है। मेलपिगियन जो नलिकाएं होती है उत्सर्जन से संबंधित होता है। क्या होते हैं? मेलपिगियन नलिकाएं होती है उत्सर्जन से संबंधित अंग होता है, जो शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिक एसिड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन नलिका जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, और आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जैसे कीट, आर्चिड, सेंटीपीड, ये इनको पाया जाता है, ये सब पाए जाते हैं। मेलपिगियन की जो नलिकाएं होती है उत्सर्जन से संबंधित होता है, एक अंग का नाम है, और कुछ नलिकाएं होती है, तो ये क्या उत्सर्जी अंग होता है, जो शरीर से क्या निकालता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निकालता है, और साथ ही हमारे शरीर से यूरिक एसिड को भी हमारे शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? वायु नलिकाओं का जाल होता है, उसे क्या कहा जाता है? धमनियाँ, केशिकाएं, श्वास रंध्र, श्वास प्रणाली। तो क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाली कहा जाता है। वायु नलिकाओं का जो जाल होता है जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहा जाता है, ये क्या होता है? एक लंबी होती है, एक लंबी खोखली नली होती है जो गैस विनिमय का कार्य करती है और ऑक्सीजन को सीधे क्या करती है? ऑक्सीजन को सीधे ऊतकों तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन को क्या होती है? सीधे हमारे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? श्वास प्रणाली। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला है सबसे अधिक समुपयोजित वाले पाए जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिल्क वर्म का एक वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथेरिया माइलिटा, फिलोसामिया रिसिनी, मोरस अल्वा, बॉम्बेक्स मोरी। तो इसका जो नाम क्या है? तो किसका नाम है? एरी सिल्क वर्मी किसका नाम है? तो एरी सिल्क वर्मी किसका है? तो ये फिलोसामिया का है। किसका नाम है? देख लीजिएगा, एरी जो है, एरी रेशम कीट का क्या है? तो क्या बोल रहा है इन्होंने? एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम है। तो एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोसामिया रसीनी। फिलोसामिया रसीनी देख लेते हैं, जो अरंडी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एंथेरिया माइलिटा किसका नाम है? तसर रेशम कीट का एंथेरिया माइलिटा तसर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। फिलोसामिया अरंडी का वैज्ञानिक नाम है। मोरस अल्वा सफ़ेद सहतूत का नाम है। और बॉम्बेक्स मोरी किसका नाम है? घरेलू रेशम कीट का नाम है। क्या है? बॉम्बेक्स मोरी घरेलू रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? किस में निर्धारित नहीं होता? मेंढक में, शुतुरमुर्ग में, घोंगे में, छिपकली में। किस में नहीं होता? ऐसा कौन सा प्राणी होता है जो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है और जो दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से किससे निर्धारित नहीं होता? तो किससे निर्धारित नहीं होता? ये घोंगे से निर्धारित नहीं होता। किससे होता है? ये घोंगे से निर्धारित नहीं होता। आप देख सकते हैं घोंगे की कुछ प्रजातियां जो परिपक्व होने के लिए अपने लिंग में परिवर्तन कर सकती हैं। यह प्रक्रिया अनुक्रमिक उभयलिंगीपन कहलाती है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ऐसे कौन से वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है? मत्स्य में, उभयचर में, पक्षी में, सरीसृप में। तो किसके द्वारा? ऐसे कौन से है जो गलफड़े और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं? तो मत्स्य है, उभयचर है, पक्षी है या सरीसृप है। ऐसा कौन है? तो इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? उभयचर जीव ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जल और स्थल दोनों में रहते हैं। और ये मेंढक का टेडपोल, जो मेंढक का छोटा वाला भाग होता है टेडपोल होता है, जिसको लार्वा गलफड़ों के साथ पानी में जन्म लेता। साथ ही कायांतरण के बाद ये चलने के लिए पैर और श्वसन के लिए फेफड़ों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या करता है? जल से स्थल पर आ जाते हैं और अंडे देने के लिए पुनः पानी में लौट जाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब उभयचर। उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं और गलफड़े और श्वसन दोनों से सांस लेते हैं। अगला है मेंढकों में मानव की तरह फेफड़ों की एक जोड़ी होती है। तो मेंढकों में मानव की तरह ऐसा क्या होता है जो फेफड़ों की एक जोड़ी होती है? फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, लेकिन किसके माध्यम से भी सांस ले सकते हैं? श्वास रंध्र के माध्यम से, श्वास प्रणाली के माध्यम से, चिकनी और नम त्वचा के माध्यम से और क्लोम के माध्यम से। किसके माध्यम से सांस ले सकते हैं? तो किसके माध्यम से ले सकते हैं? चिकनी और नम त्वचा के द्वारा भी ये सांस ले सकते हैं। किसके? चिकनी और नम त्वचा के साथ ही के माध्यम से ही ये सांस ले सकते हैं। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। किसमें? मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़े फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने किसमें श्वसन कर सकते हैं? श्वास प्रणाली से, श्वास रंध्रों से, क्लोम से, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से। तो किससे होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से। आर्द्र मतलब होता है नम वाली जगह, ठीक है। अगला है उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उभयचरों के जो हृदय में कितने कोष्ठ प्रकोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं? 1, 2, 4 या 3। तो कितने होते हैं? इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। तो उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। उभयचरों में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 ऊपर के आलिंद और 1 निलय होता है। निलय वाला हृदय पाया जाता है जो उसकी कम उपापचय दर और त्वचीय शोषण पर निर्भरता को दर्शाता है। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो किसका वाला होता है? उभयचर का होता है। कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियाँ पानी का घूंट क्या होती? प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती हैं। नदी में रहकर बचने में काफ़ी समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। पानी की सतह के पास होने पर बार बार लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती। अगला है, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती क्या कहलाते? ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती? तो वो है क्रोमेटिन, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो किसके जीवों में कोशिका झिल्ली नहीं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई थी? तो ये केंद्रक झिल्ली जो नहीं पाई जाती थी किसके जीवों में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली वाले अंग होते ही नहीं ना। जीवाणु और आर्किया इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीवाणु और आर्किया। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है?
कौन करता है? पैरामीशियम की सहायता कौन करता है? पैरामीशियम में एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है जिसमें भोजन को कोशिका तक विशेष स्थान तक ले जाने और पोषण प्राप्त करने के लिए पक्षाभ सहायता करते हैं। पैरामीशियम की सतह पर मौजूद होते हैं और ये पैरामीशियम की गति को पैरामीशियम की गति के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पक्षमाभ। क्या हो जाएगा? पक्षमाभ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है? किलनी, पैरामीशियम, अमीबा, जो जस्ट इसके ऊपर वाला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है? तो वो क्या है? पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम है वह। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु में पुनर्जनन की क्षमता होती है? ऐसा कौन सा जीव है जो फिर पे एक बार काटने पीटने के बाद दोबारा वो मतलब उसमें पुनर्जन्म होने की क्षमता होती है? तो वह किलनी में होती है, केचुआ में होती है, प्लेनेरिया में होती है या जोक में होती है? बताइएगा। तो किस में होती है? जल्दी से बताइए। ऐसा कौन सा जीव होता है जिसमें पुनर्जनन लेने की क्षमता होती है? किलनी, केचुआ, प्लेनेरिया, जोक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेनेरिया। ऐसा जीव होता है जो पुनर्जनन की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन होती है? प्लेनेरिया। क्या होती है? प्लेनेरिया। इसमें पुनर्जनन की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये फिर से जीवित हो सकती हैं। अर्थात यदि इसे टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो सकता है, क्योंकि इसमें नियोब्लास्ट नामक स्टेम कोशिकाएं बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? प्रश्न क्या बोलता है? विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? लेशमानिया में, हाइड्रा में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। तो किस में देखे गए हैं? तो ये अमीबा में जो कोशिका विभाजन के जो होते हैं तो किस में देखा गया है? ये किस में देखे गए? अमीबा में। देखिए, अमीबा एक ऐसा जीव है जो अन्य प्रोटोजोआ जैसे फेरामोन, मिनीफेरान या रेडियोब्लेरियन में कोशिका विभाजन का कोई निश्चित तल नहीं होता। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार निरंतर परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसे द्विविखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन को चुनिएगा। प्लाज्मोडियम विखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिका में विभाजित हो सकता है। इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, या लिस्मानिया में द्विविखंडन एक निर्धारित तल में होता है। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है इसमें से? तो प्लाज्मोडियम द्विविखंडन द्वारा साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। तो इसका यही आंसर है, मतलब ये इसमें नहीं, मतलब गलत है। तो गलत कथन को चुनना है, मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला है, एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। ऐसा इसमें बताइएगा, ये ALP में पूछा गया है 2024 में। एकल कोशिका बताइए, जो उस एकल कोशिका जीव की पहचान करो। पर्णक्रमी मतलब लिवर फ्लूक, जोंक, लीच, समुद्री शैवाल, सीवीड, ठीक है, अमीबा। तो इसका क्या आ जाएगा? एकल कोशिका जीव की पहचान की थी। एकल कोशिका जीव इसमें से क्या है? तो अमीबा भी है, एक कोशिकीय जीव अमीबा है। अगला है 22 नंबर का प्रश्न है, किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाती। कैसे होता है? जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। लाइकेन, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगायरा, अमीबा। 4 ऑप्शन है, लाइकेन है, प्लाज्मोडियम है, स्पाइरोगायरा है
या अमीबा है। तो अमीबा की जो रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो विघटन के पश्चात कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अमीबा में रिक्तिका एक अस्थायी अंग है। क्या है अमीबा में एक रिक्तिका? एक अस्थायी अंग है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? इनमें से परजीवी जीव नहीं है। जू है, अमीबा है, अमीरबेल है या किलनी ट्रिक्स है। तो ऐसे जीव जो पूरी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जू और किलनी मनुष्य के शरीर पर चिपके रहते हैं। अमरबेल किसी पेड़ पर उगता है, लेकिन अमीबा पानी में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अमीबा। अगला है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। मशरूम, अमरबेल, अमीबा, ईस्ट। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, अमरबेल। इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो वो क्या है? अमरबेल। परजीवी बोल रहा है जो दूसरों पर आश्रित रहता है वो है अमरबेल। 25वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 25 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव जो परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता? तो अमरबेल इसका राइट आंसर है, डबल पूछ लिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? अमरबेल, आर्किड, काई, बबूल। तो इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा? अमरबेल। ये बार बार ये 3 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? स्पाइरोगायरा को, राइजोपस को, प्लेनेरिया को, ईस्ट को। ऐसा कौन सा जीव है इनमें से जो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो राइजोपस एक कवक है। राइजोपस क्या है? एक कवक है जो रोटी, फल और सब्जियों आदि से अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगला है राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? धागे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो राइजोपस में जो धागे जैसी संरचना होती है उसको गुच्छ कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, बीजाणु धानी कहते हैं या कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गुच्छ कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, बीजाणु धानी या कवक तंतु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु क्यों कहते हैं? कवक तंतु जो होता है राइजोपस के विकास और प्रजनन में अहम बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, जिनके द्वारा राइजोपस में बीजाणु धानी का विकास होता है और बीजाणु धानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिससे नए राइजोपस बनते हैं। ठीक है। अगला है राइजोपस में 3 प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। पहला स्टोलन प्रकंद, राइजोइड, स्पेरेगियोफोर्स। थोड़ा कठिन है नाम इसलिए बोलते नहीं बन रहा है। ऑप्शन और दूसरा है कवक तंतु मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि एक वानस्पतिक भाग का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है किसी सरल को बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है। किस में होता है? लिस्मानिया में, ईस्ट में, अमीबा में, राइजोपस में। तो किस में होता है? ये राइजोपस में। राइजोपस में बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है, जो बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण करता है। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइजोपस। 30 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने पूरे 20 प्रश्न कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। और नए नए टॉपिक, नए नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बस हमारी वीडियो में लगातार कंसिस्टेंसी बनी रहिएगा। ओके।
30 नंबर का क्वेश्चन है, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, वह वैसी कौन सी कोशिका है? एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है, राइजोपस कहा जाता है, क्लेमाइडोमोनास कहा जाता है या अमीबा कहा जाता है? तो एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे राइजोपस कहा जाता है। एकल कोशिका वाले जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, एक ही कोशिका सभी जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करती है, जबकि राइजोपस जो होता है एक बहुकोशिकीय कवक होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा? संपूर्ण जीव का निर्माण करने वाला कौन होता है? राइजोपस होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है? इनमें से कौन है? वो मृग है, जू है, मशरूम है या अमीबा है? तो वैसा कौन सा जीव है? तो मशरूम है। मशरूम एक कवक जैसा जीव होता है जो क्या होता है? मृत जीव, जो मरे हुए जीव होते हैं वे अपना पोषण मृत और खराब कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है? पाचन तंत्र का क्या होता है? पूरी तरह से अभाव होता है। इसलिए जो कवक होते हैं बाह्यकोशिकीय होते हैं और जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं उनको अपने लेते हैं और भोजन को अपने शरीर से बाहर विघटित करने का काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत मशरूम आते। तो मशरूम क्या है? एक कवक मृत जीवी है। ठीक है, अगला है, लिस्मेनिया किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो लिस्मेनिया जो है ऐसा कौन सा जीव है? तो आरआरबी जेईई में ये प्रश्न कब पूछा गया? जेईई में पूछा गया, 2024 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। लिस्मेनिया किसके द्वारा प्रजनन करता है? किसी भी तल में द्विविभाजन, दो बराबर हिस्सों में द्विविभाजन, एक निश्चित तल में द्विविभाजन या केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजन? तो लिस्मेनिया जो होता है किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो किसके द्वारा प्रजनन करता है ये? तो किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो लिस्मेनिया जो होता है कशाभिका के द्वारा ये क्या करता है? कशाभिका होती है, कशा मतलब ऐसे रेसे रेसे होते हैं, उसके द्वारा उपस्थिति के कारण ये अनुदैर्ध्य तल में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती? ऐसा कौन सा जीव है? 4 ऑप्शन में से बताना, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती। पादप कोशिका में, विषाणु में, कवक कोशिका में या जंतु कोशिका में? तो किसमें झिल्ली नहीं होती? तो किसमें झिल्ली नहीं होती? तो ये किसमें झिल्ली नहीं? विषाणु में कोशिका झिल्ली नहीं होती। पादप कोशिका में भी होती है, कवक में भी होती है और जंतु में भी होती है। ठीक है, तो लेकिन झिल्ली बोल रहा है, झिल्ली नहीं होती बोल रहा है, तो झिल्ली किसमें नहीं होती? ये विषाणु में झिल्ली नहीं होता है। विषाणु क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। विषाणु क्या होता है? अकोशिकीय जीव होते हैं जिनका बाह्य आवरण प्रोटीन युक्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण जो होता है, जैसे ये प्रोटीन है तो प्रोटीन के जो बाहरी आवरण होता है ये कैप्सिड कहलाता है। इसके अंदर एक क्या होता है? केंद्रक होता है, उसके द्वारा बहुत सारे वेरॉइड रोग भी होता है और कुछ और होता है। ठीक है, तो कैप्सिड का जो बाहर वाला परत होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो उसको डीएनए कहते हैं और आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या होता है? केंद्रक के रूप में बीच में उपस्थित रहता है। विषाणु किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आए बिना अपना प्रतिकरण कर लेता है और उपापचय क्रिया करने में क्या हो जाता है? ये असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए जीवित कोशिका के बाहर विषाणु निष्क्रिय रहते हैं। क्या होता है? जो जीवित कोशिका होते हैं उसके बाहर जो विषाणु होते हैं कैसे होते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। अगला है, विषाणु की आणविक गति सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन नंबर ए है जब तक वे किसी जीव कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है विषाणुओं में उपापचय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है विषाणु श्वसन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम में विकसित नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। जब तक किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय नहीं होती। अगला है गलत वाक्य को पहचानो। तो इसमें से गलत वाक्य क्या है? कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अन्य जीव जटिल कोशिकाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है विषम पोषी जीवों में पादप शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गलत कथन और गलत वाक्य को चुनिए कह रहा है। तो गलत वाक्य क्या है? डी ऑप्शन नंबर ए, केवल सी आ जाए। इसमें जो है ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या गलत पहचाने? तो सी ऑप्शन नंबर गलत है। सी ऑप्शन क्या कहता है? विषम पोषी जीवों में पादप शामिल है। भाई पादप सजीव हैं कि निर्जीव हैं? ऑब्वियसली बात है ना, जो पादप जो है तो विषम पोषी कैसे हो सकते हैं? वे खुद अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद कंप्लीट करते हैं। तो ये विषम पोषी नहीं है बाबा, स्वपोषी है। ओके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाएगा, ना कि विषम पोषी कहा जाएगा। ओके बच्चा, आया समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी व विषम पोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो स्वपोषी और विषम पोषी दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है? वो है प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। तो ऐसा कौन सा जीव है जो उसके दोनों के द्वारा ये करता है? तो वो क्या है? युगलिना महोदय है। क्या है? युगलिना महोदय है जो स्वपोषी और विषम पोषी दोनों के तरह के पोषण को प्रदर्शित करता है। युगलिना जो है एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव है। क्या है? युगलिना एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव है जो दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है। स्वपोषी व विषम पोषी दोनों प्रकार के पोषण को करने का काम रहता है। युगलिना जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन को स्वयं बना लेता है। जब प्रकाश उपलब्ध नहीं होता तो ये अपने परिवेश से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और विषम पोषी पोषण का पालन करते हैं। और अर्थात जो युगलिना में जो मिश्र पोषी होता है उसकी पोषण क्षमता इसमें पाई जाती है। युगलिना पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। युगलिना को पौधों के बीच की कड़ी माना जाती। कौन से पौधे? कौन से पौधे के बीच की कड़ी? जंतु पौधे और पादप। जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको? युगलिना को कहा जाता है। अगला है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण क्या है? शकरकंद है, पत्थर चट्टा है, अदरक है, नागफनी है। तो कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। अपनी एक जड़ होती, जैसी अपनी एक जड़ होती, इससे भी क्या अन्य जड़ पैदा कर लेते हैं। अन्य जड़ पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे एक प्रकार, किस प्रकार का उदाहरण है? शकरकंद का, पत्थर चट्टा का, अदरक का, नागफनी का। नहीं भाई, ये किसका उदाहरण है? तो ये शकरकंद का उदाहरण है। किसका है? शकरकंद की जड़ जो होती है झकड़ा जड़ें कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है। शकरकंद एक नए पौधे जिसकी कंदी जड़ों से उगते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जो ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है? स्ट्रॉबेरी, गुलाब,
चमेली, आलू। ऐसा कौन है जो ऊपरी भूस्तरीय मतलब प्रोपेस्टेज के माध्यम से क्या होता है, ये फैलने का काम करता है, ऊपर ऊपर फैलने का काम करता है। वो कौन सा है, तो कौन सा है, स्ट्रॉबेरी है, गुलाब है, चमेली है, आलू है। तो क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। ऊपरी भूस्तरीय एक प्रकार का तना है जो जमीन पर फैलता है। ये जमी है तो ऐसा क्या होता है, बेले बेले के रूप में क्या होता है, ये फैलने लगता है। तो इसके पर्व संधियों से जड़ें और पत्तियां निकलती, जिसे धावक भी कहा जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी और ब्रायोफाइलम इसके अंतर्गत भी आते हैं। क्या आते हैं, स्ट्रॉबेरी और ब्रायोफाइलम इसके अंतर्गत भी आते हैं। फिलहाल इसका उत्तर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम लेके आए। अगला है, फेबेसी कुल के किस पादप के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचि, कर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है। फेबेसी कुल के कुछ पादप के जीवों का उपयोग मसाले, सुरुचि, कर्मक, पूरक आहार के रूप में किया जाता है। वह कौन है, ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, कैजेनस कजान, एरिकिस हाइपोजीवा, डोलीचोस, ओलिफेरा लैबलेब। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोबेसी कुल के पादप के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचि, जैसे सुरुचि मसाला आता है तो उसके किसके रूप में किया जाता है, ट्राइगोनेला फिनम के द्वारा, फेजेनस कजान के द्वारा किया जाता है, एरिकिस हाइपोजिया के द्वारा, या डोलीचोस ओलिफेरा लैबलेब के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम के द्वारा किया जाता है। फिनम ग्रीकम के द्वारा, बहुत कठिन नाम है, ये बॉटनी के नाम है और ये थोड़े से हार्ड ही रहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसा कौन सा है मसाला, सुरुचि मसाला किसके आहार के रूप में किया जाता है, तो ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम के द्वारा किया जाता है। फेबेसी जो है फलीदार परिवार के अंतर्गत आता है। जैसे मेथी के पौधे, ट्राइगोनेलम फिनम ग्रीकम के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचि, कर्मक आदि पूरक आहार के रूप में किया जाता है। कंप्लीट उसके रूप में किया जाता है। मेथी के बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार, फाइबर, लिपिड, वसा, आवश्यक खनिज जैसे आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइबर, लिपिड भी पाया जाता है, लिपिड मतलब वसा भी पाया जाता है, और कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। जैसे खनिज आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जैसे आयरन हो गया, Mg मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैपिटल Mg मैग्नीशियम, स्मॉल Mg मैग्नीज हो जाएगा। तो मतलब ये प्रकार के क्या हो जाता है, ये इतनी सारी चीज़ों के इसमें भाग लिए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, पैरामीशियम, अमीबा, पौधे, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पौधे का जो शरीर है जटिल और बहुकोशिकीय होता है, जिसमें कई प्रकार के ऊतक उपस्थित रहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब पौधे। ऐसा कौन जो एक कोशिकीय नहीं है, तो ये इसमें पौधे नहीं, एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो वो है पौधे नहीं है। अगला है 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई। देखिएगा, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा हुआ क्या है, पीवाईक्यू प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये है, एसेरिसिया कोलाई, ये विभोजी, देख लीजिएगा ये क्या है, मानव अगुणित कोशिका मतलब ह्यूमन हेप्लॉइड सेल, जीवाणु भोजी ए, बैक्टीरियोफेज ए। तो ऐसी कौन सी जो कोशिकाएं जीव के डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसी जीव के डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जो समेसन इंटू 174 एक एकल रज्जुक होती है, जो डीएनए के द्वारा बनी होती है, जो बैक्टीरियोफेज विषाणु भक्षी होती है। क्या होती है, बैक्टीरियोफेज विषाणु भक्षी होती है, मतलब क्या आ जाएगा, जीवाणु भोजी, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से किसी जीव के डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित कब की जाती है? ये वाले मान के टाइम में की जाती है, बैक्टीरियोफेज। इसे क्या कहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके, किसी जीव की लंबाई तो इस प्रकार हमने 41 प्रश्न किया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, सो प्लीज़ इसका लाज रखिएगा। ओके, अच्छा समझ नहीं आता होगा तो भी हमें कमेंट करके बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने गलत किया है, ये इस प्रकार आपको सुधार करनी चाहिए। तो ये सब आप हमें बता सकते हैं, हम उसको आप जैसा चाहेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।